नमस्कार दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है वह है भूकंप, अर्थक्वेक, यानी कि जो भूकंप है वो कैसे आता है और जो भूकंप है उसके जोन के बारे में जानेंगे, कहाँ पर भूकंप कैसे क्या उसका और किससे हम भूकंप को मापते हैं यह भी जानेंगे। तो ये देखिए जो जियोमॉर्फोलॉजी है, भूकंप के कारण यह जो भूकंप है ना, इसी के आधार पर हम जो पृथ्वी की संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी बताते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो बीच में इसका जो कोर है, कोर पार्ट जो अपर आउटर कोर है वह लिक्विड में, यानी कि उसमें निकिल और फेरस लिक्विड में पाया जाता है, जो कि इसमें अभी हम उसको डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये देखिए बेसिकली आप 2015 मई का महीना, आपको याद होगा 2015 मई का महीना, इसमें भूकंप आया था अभी रिसेंटली 2015 की बात है। तो भूकंप देखिए क्या होता है कि अचानक से ना पृथ्वी वाइब्रेट करने लगती है, कांपने लगती है। तो जो पृथ्वी होता है उसमें कंपन आने लगता है, तो उसको भूकंप बोलते हैं ना। तो ये देखिए होता है कि, तो ये देखिए इंटरनल यानी कि जो आंतरिक, जो पृथ्वी के अंदर की जो प्लेटें होती हैं ना, वे एक दूसरे से जब टकराती या दूर जाती है तो भूकंप आने के चांसेस होते हैं। तो इसके बारे में तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए भूकंप मीन्स होता है क्या। तो भूकंप का मतलब होता है पृथ्वी का कंपन, यानी कि जो पृथ्वी होती है वह वाइब्रेट करने लगती है, यानी कि आप बैठे रहेंगे तो अपनी जगह से ऐसे हिलने लगेंगे, तो इससे काफ़ी क्षति होती है ना। तो ये देखिए हमारा भूकंप है। पहले तो भूकंप की तरंगे जो होती है ना, भूकंपी तरंगे, वे दो प्रकार की होती हैं। पहले हम बात करते हैं इधर, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है ना। तो जहाँ से ये मान लेते हैं यहाँ यह भूकंप का उद्गम स्थल है ना। तो जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको हम अवकेंद्र बोलते हैं या फोकस बोलते हैं। जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, यानी जहाँ से भूकंप की जो केंद्र होता है ना उसको, यानी कि जहाँ पर प्लेटें जो टकराती हैं उसको हम बोलते हैं भूकंप। तो मान लेते हैं यहाँ पर है तो इसका अवकेंद्र हो जाएगा, इसको आप हाइपोसेंटर बोलते हैं या इसी को आप फोकस बोलते हैं, फोकस या केंद्र बोलते हैं। तो जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको हम अवकेंद्र, फोकस या हाइपोसेंटर बोलते हैं। इसके जस्ट ऊपर यानी 90 डिग्री पर या ऊपर पृथ्वी की जो सतह है ना, पृथ्वी की जो सतह है उस पर, यानी कि जहाँ पर भूकंप की जो वेव्स हैं वे सबसे पहले जहाँ पर पहुँचती हैं उसको हम बोलते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र बोलते हैं इसको आप, ये हाइपोसेंटर हुआ तो इसको आप बोलते हैं इपिसेंटर। अधिकेंद्र को बोलते हैं इपिसेंटर। अब देखिए जो हमारी तरंगे होती हैं, जो वेव्स होती है ना, ये ऐसे मतलब चारों दिशा में ऐसे ऐसे निकलती हैं। जो हमारी तरंग है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है तो वहाँ से जो वेव्स होती हैं चारों तरफ निकलती हैं। तो देखिए यह जो कहाँ जल्दी कहाँ पर पहुँचती है, मान लेते हैं यहाँ पर भ्रंश है, भ्रंश यानी फॉल्ट बोलते हैं उसको। मान लेते हैं यहाँ पर फॉल्ट का मतलब कि दरारें है ना। तो दरारों से यह मैक्सिमम निकलती है। मान लेते हैं ये जो भूकंप की वेव्स हैं यह दरारों, यानी ये अगर भ्रंश हुआ या फॉल्ट हुआ ना, तो फॉल्ट का मतलब होता है दरारें ना। तो यहाँ से यह काफ़ी तेज मात्रा में निकलती है, तो यहाँ पर भूकंप आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जितने भी भूकंप हैं सब देखे होंगे आपको, तो जो प्लेटें जहाँ पर मिली रहती हैं वहाँ पर ज़्यादा भूकंप आते हैं, तो ये रीज़न है। तो अभी हम जानेंगे कि इंडिया में भूकंप कहाँ पर आता है, भूकंप को कितने जोन में बांटा जाता है, जो भूकंप एरियाज है उसको कितने जोन में बांटा जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं। तो आप समझ गए जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको हम अवकेंद्र बोलते हैं, और जहाँ पर ये धरातल पर सबसे पहले पहुँचता है उसको हम एपिसेंटर या अधिकेंद्र बोलते हैं। पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर तक स्थल मंडल पाया जाता है, और इसी में भूकंप जो होता है ना, ये एकदम ऊपरी जो लेयर है ना, इसी में आता है भूकंप। अब मान लेते हैं यहाँ पर है तो देखिए यह वाइब्रेट करने लगेगा। तो देखिए भूकंप में पहली बात तो जो भूकंपी तरंगे होती हैं यह दो प्रकार की होती है। पहली हो गई भूगार्भिक तरंगे। इसको भूगार्भिक तरंगे इसलिए बोलते हैं क्योंकि पृथ्वी के अंदर चलती रहती हैं। ये देखिए सब भूगार्भिक तरंगे हैं, जिसमें आपको पी वेव्स और एस वेव्स मिल जाएंगे, सेकेंडरी वेव्स। और तो यह पी वेव्स और इसको द्वितीय इसको देखिए बोलते हैं प्राइमरी वेव्स, इसको सेकेंडरी वेव्स भी बोलते हैं। यानी कि दो
दो तरीके की होती है। पहली होगी हमारी भूगार्भिक। भूगार्भिक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर गमन करती है, इसलिए इसको हम भूगार्भिक, ये दो टाइप से पी वेव्स और एस वेव्स बोलते हैं। और दूसरी जो होती है धरातली तरंगे। धरातली तरंगे देखिए ये पृथ्वी के धरातल पर चलने वाली तरंगे होती हैं। काफ़ी, अगर इन दोनों में देखा जाए सबसे डेंजर कौन है, सबसे डेंजर की बात करेंगे तो धरातली तरंगे हैं, जो कि बहुत ही डेंजर होती हैं। धरातली तरंगे जो बिल्डिंग्स हो गए, इमारतें, पेड़ पौधे जो सब गिर जाते हैं वे इसी कारण होते हैं। या और अभी बताएंगे रिक्टर स्केल पर कैसे मापते हैं उसको। तो सबसे पहले बात करें तो जो हमारी पृथ्वी की जो सरफेस होती है उस पर सबसे पहले पहुंचती है पी वेव्स, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राथमिक तरंगे। उसके बाद पहुंचती है सेकेंडरी तरंगे। जो हमारी प्राथमिक तरंगे होती हैं, प्राथमिक तरंगे, यह प्राथमिक तरंगे यह देखिए जैसे हमारा ध्वनि मूव करता है ना, ध्वनि आपको पता होगा, साउंड कैसे मूव करता है, तो आपको पता है कि अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं उसको। तो जो हमारा यह पी वेव्स होता है, पी वेव्स को हम अनुदैर्ध्य तरंग भी बोलते हैं। और देखिए जो हमारी अनुदैर्ध्य तरंग होती है, यह पी वेव्स आपका सभी में, लिक्विड हो गया, सॉलिड हो जाए, लिक्विड हो जाए ना, यह सभी में जितने भी अंदर जो भी कुछ पाया जाता है सभी में गमन करते हैं। जो पी वेव्स हैं ये सभी में, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और सब में यह पास कर जाते हैं। लेकिन जो हमारी सेकेंडरी वेव्स हैं, जो सेकेंडरी वेव्स हैं ना, यस वेव्स, ये जो होती हैं यह बस सॉलिड में गमन करती हैं, मतलब लिक्विड में यह नहीं जाएंगे। अगर इसको आप लिक्विड में पास कराना चाहेंगे तो लिक्विड में नहीं जाएंगे। जो हमारी सेकेंडरी वेव्स होती है लिक्विड में नहीं जाती हैं। तो अब देखिए यहाँ से जो सॉलिड ये पी वेव्स हुआ ना, इसको ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं और ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इसको भी समझ लीजिए क्या होता है अनुदैर्ध्य और क्या होता है अनुप्रस्थ। तो देखिए अनुदैर्ध्य तरंगे में जो हमारा यह अनुदैर्ध्य तरंगों में, इसमें अगर बात करें तो जो पार्टिकल होते हैं ना, पार्टिकल यानी कि ये जो मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं, मान लेते हैं ये हमारा हुआ, तो यहाँ पर तो ये देखिए इसको पुश करेगा तो ये आगे जाएगा, ये ऐसे ऐसे चलती हैं। मतलब कि इसको चलने का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि 4-5 गोली एक लाइन में रख ली, फिर आप इसको ठेलेंगे तो इसको ठेलेगा, तो इसको ठेलेगा, इसको ठेलेगा, यानी सब गमन करना शुरू कर देंगे। तो ये जो होती हैं एक ऐसे गमन करती हैं एक सीधी लाइन में, और यानी कि ऐसे आप समझ गए होंगे। यानी कि ये इसको पुश करेगा, इसको फिर इसको फिर इसको ना। अगर हम एस वेव्स की बात करें, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है, तो ये इसके जो पार्टिकल होते हैं देखिए ऐसे मूव करते हैं ऊपर नीचे। ये यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, मान लेते हैं ये हमारा पार्टिकल हुआ तो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, मतलब ये ऐसे ऐसे जो हमारा पार्टिकल हुआ ऐसे ऐसे मूव करेगा एस वेव्स में, ऐसे ऐसे, जिसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। और जो अनुदैर्ध्य होती हैं ये ऐसे ऐसे मूव करेंगी। मतलब कि मान लेते ये हमारा पार्टिकल है, यह एस पी वेव्स का पार्टिकल है, तो ये देखिए ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे आगे जाएगा ना, ये ऐसे ऐसे आगे जाएगा ऐसे ऐसे। लेकिन अगर हमारा एस वेव्स हुआ तो यह ऐसे ऐसे आगे जाएगा, ऐसे ऐसे, समझ गए होंगे। यानी कि एक ऐसे जाता है और एक ऐसे ऐसे जाता है सीधा। तो जो हमारा सॉलिड हुआ अनुदैर्ध्य में पाया जाता है, और जो ये एस वेव्स हमारी पाई जाती है अनुप्रस्थ में और पी वेव्स पाई जाती है अनुदैर्ध्य में। तो इसको आप समझ गए होंगे। इसको क्यों बोलते हैं पी वेव्स और एस वेव्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी पर पहले पहुँचती है इसलिए इसको हम पी बोलते हैं, क्योंकि पहले आते हैं। उसको सेकेंडरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह बाद में पहुँचती है। जो धरातली तरंगें होती हैं यह जो पृथ्वी पर इन दोनों के काफ़ी बाद पहुँचती है ना। तो जो रिक्टर स्केल होता है, अभी उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जो रिक्टर स्केल है वह कैसे वर्क करता है, कैसे मापते हैं, सब कुछ देखेंगे। तो ये देखिए आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर कोर होता है ना। मान लेते हैं हमारा कोर है बीच वाला पार्ट, ये हो गया हमारा इनर कोर, ये हो गया हमारा इनर कोर और ये हो गया हमारा आउटर कोर। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि ये हमारा कोर है। तो आपको पता है कि जो आउटर कोर है उसमें लिक्विड स्टेट में क्या पाया जाता है, नीफे यानी कि निकिल प्लस फेरस, फेरस यानी कि लोहा ना, यानी निकिल और लोहा पाया जाता है लिक्विड स्टेट में। एफ यानी फेरस, इसको हम लोहा बोलते हैं। तो इसके जो आउटर कोर है ना, आउटर कोर यानी पृथ्वी के 3 पार्ट, यानी अगर इसके आंतरिक संरचना देखा जाए तो पृथ्वी के 3 पार्ट, वीडियोज अपलोड आप लोग देख सकते हैं।
पहले को बोलते हैं भू प्रॉपर्टी, फिर मेंटल, फिर कोर। तो जो बीच वाला केंद्र होता है उसको हम कोर बोलते हैं। तो इसमें भी दो पार्ट कर दिए। जो बीच वाला होता है कोर, मतलब इंटर कोर होता है उसको हम सॉलिड कोर बोलते हैं। उसके बाद जो आउटर कोर होता है उसको हम बोलते हैं लिक्विड कोर, मतलब वो लिक्विड से में पाया जाता है इसलिए। तो देखिए अब हम थोड़ा सा बताने जा रहे हैं, जो ये आप समझ गए होंगे। ये पाया जाता है आउटर कोर में। ये आउटर कोर में आपको मिलेगा लिक्विड के शेप में। आउटर कोर में आपको लिक्विड के शेप में मिलेगा। अब यहाँ से ये बीच वाला कोर आप लोग समझ गए होंगे। मान लेते हैं यहाँ हमारा, यहाँ से भूकंप है ना, अब हम यहाँ से वेव्स निकाल लें तो यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। तो देखिए अब हमारी जो तरंगे होती हैं वे ऐसे चलेंगी। अब आपको पता है कि जो हमारी पी वेव्स हैं, यानी कि जो हमारा पी वेव्स है सब में पास कर जाएगा, लेकिन जो हमारा एस वेव्स हैं या लिक्विड में पास नहीं करता। तो यहाँ से देखा जाए तो ये ऐसे, ये जितने भी रेड कलर के हैं, जितने भी रेड कलर के सब पी वेव्स हैं। जितने भी रेड कलर के वे सब पी वेव्स हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यह पी वेव्स हैं तो ये सबसे पास कर जाएंगे। तो यह जब यहाँ पर आएंगे लिक्विड से तो इनका रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन नहीं, अपवर्तन होता है। अपवर्तन देखिए कब होता है, जब मीडियम चेंज होता है। यानी कोई भी वेव्स को अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, अगर मीडियम चेंज होता है तो उसका रिफ्रैक्शन होता है। तो यह यहाँ से ऐसे हो जाएंगे, फिर ये ऐसे हो जाएगा, इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। आप लोग साइंस में पढ़े होंगे रिफ्रैक्शन क्या चीज़ होता है। और एक देखिए, एक रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है ना। तो रिफ्लेक्शन यानी कि उसको एक अपवर्तन होता है, दूसरा रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो वेव्स आते हुए वापस लौट जाते हैं। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा जो पाथ होता है उससे थोड़ा सा भटक जाते हैं जो रेज होती है। तो ये देखिए, ये हमारी टोटल है पी वेव्स, ठीक है। ये जो रेड कलर से दिख रहा है ये पूरा है पी वेव्स ना। अब तो यानी कि यहाँ से देखिए, यह जो हमारा लेयर यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 104 डिग्री तक, यहाँ से 104 डिग्री तक हमारी पी वेव्स मिलती हैं। उसके बाद फिर यहाँ से 145 डिग्री तक, यहाँ से यहाँ तक मिलती है, फिर पी वेव्स आती हैं। यानी कि बीच में ये जो एरिया खाली बच जाता है ना, खाली क्यों बचता है, क्योंकि अंदर लिक्विड होता है, मीडियम चेंज होता है, तो ये रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो जो हमारी वेव्स होती है उनका अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन होने के कारण ये अपने रास्ते से भटक जाती है। तो यह 145 डिग्री पर फिर से बाहर आती है। 145 डिग्री आप कैसे मापेंगे इसको, तो आप इसको ऐसे नाप सकते हैं कि यहाँ से इसका यह सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप ऐसे एंगल बनाएंगे, यहाँ से एंगल बनाएंगे तो ये जो एंगल बनेगा, मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है और ये हमारा 104 डिग्री, ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो यहाँ से आप ऐसे खींचेंगे तो ये 104 डिग्री का बनेगा। अगर 145 का लेंगे ये वाला, तो यहाँ पर है 145। तो ये हमारा क्या है, ये आर्म्स हुआ, ये सेंटर हुआ, तो इसको मिलाएंगे तो ये हमारा बनेगा 145 डिग्री। अब आप समझ गए होंगे कि 145 डिग्री हम कैसे मापते हैं। तो इसका सेंटर यहाँ पर, यहाँ से एंगल खींचेंगे तो 145 डिग्री का बनेगा। ये जो हमारा रेड कलर का यह है पी वेव्स, यानी कि यहाँ पर आप दिखा सकते हैं पी वेव्स, यह पी वेव्स है और यह भी पी वेव्स है। अब देखिए जो हमारा ब्लू कलर का है वो हमारा है एस वेव्स। तो एस जो वेव्स है इसी में हम उसको भी दिखा देते हैं। तो जो एस वेव्स होगा वह लिक्विड से पास नहीं करेगा, यानी कि जैसे लिक्विड आएगा तो उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वह फिर से लौट जाएगी। तो इसका यह हुआ, यह सब एस वेव्स हैं। मतलब जब तक यह कोर में नहीं पहुंचेगी तब तक यह आती रहेंगी, जो वेव्स होती तब तक आती रहेंगी। इसके बाद यहाँ से आएंगी फिर लौट जाएंगी, यहाँ से आएंगी फिर लौट जाएंगी, आगे नहीं जा पाएंगे। आगे इसलिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपको पता है कि लिक्विड में नहीं गमन करते और बीच में हमारा जो कोर होता है वो लिक्विड में पाया जाता है। तो इसलिए वह बस इतना ही आपको मिलेगा। तो इसको ये भी 104 डिग्री तक ही आते हैं जो हमारी पी और एस वेव्स हैं। 104 डिग्री यानी कि
P प्लस S वेव्स, ये हुआ, इसको भी S वेव्स। अब आप समझ गए, यानी कि जो हमारा S वेव्स है वो पूरा बस 0 से 104 डिग्री तक ही आता है धरातल पर, उसके बाद नहीं आता है। लेकिन इधर आपको मिल जाएगा P वेव्स। P वेव्स देखिए, जो P वेव्स होती है वे 105 डिग्री के बाद 145 डिग्री पर दिखाई देती हैं। तो ये हुआ हमारा P वेव्स। इसके बाद ये जो खाली स्थान बच चुका है, जहाँ पर कोई वेव्स नहीं गमन करे, इसको हम शैडो जोन बोलते हैं, तो छाया क्षेत्र बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा छाया क्षेत्र, और यह दोनों के लिए छाया क्षेत्र ये हो गया, और यह हो गया छाया क्षेत्र यानी शैडो जोन। यहाँ पर भूकंप नहीं आते, ये छाया क्षेत्र हो गया दोनों के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ से देखा जाए और यहाँ से, यहाँ देखिए ये S वेव्स नहीं आई, तो यह क्या हो जाएगा, शैडो जोन किसका होगा, शैडो जोन ऑफ S वेव्स, यानी कि यह S वेव्स का शैडो जोन हो जाएगा। इतना क्योंकि S वेव्स हमारी बस इतना 104 डिग्री तक ही रह पाई। फिर P वेव्स आती हैं, बाहर आती हैं कितने डिग्री पर, 145 डिग्री पर। तो इसको आप समझ गए होंगे। इससे जो हमारे भूवैज्ञानिक थे उन्होंने अंदाजा लगाया। अंदाजा क्या लगाया कि उन्होंने इसी के आधार पर बताया कि जो हमारा पृथ्वी के जो अंदर है ना, वह लिक्विड में पाया जाता है, यानी कि लिक्विड जो आउटर कोर है वह लिक्विड सेम में है, जिसमें आपको नीफे यानी निकल और फेरस मिल जाता है पिघली हुई अवस्था में। तो आप लोग देखते होंगे जब मैग्मा जब लावा बाहर आता है तो पिघले हुई अवस्था में आता है, इसीलिए। तो ये आप समझ गए होंगे छाया क्षेत्र क्या होता है। तो इस वाले एरिया में जो P वेव्स और S वेव्स नहीं आती है, तो इसके लिए इसको हम शैडो जोन बोलते हैं, छाया क्षेत्र बोलते हैं। तो इसके दोनों के लिए, इसमें आपका देखिए ना, तो P वाला दिखाई दिया, P एंड S दोनों के लिए, P वेव्स और S वेव्स के लिए, ये दोनों के लिए। और यहाँ पर बस S वेव्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए P वेव्स दिखाई दी, तो ये S वेव्स के लिए हो जाएगा शैडो जोन। अब ये आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं जो भूकंप को मापते कैसे। तो भूकंप को मापने के लिए देखिए एक पैमाना होता है, जैसे आप लंबाई को मापते मीटर में मापते हैं, उसी तरह इसको भी नापते हैं रिक्टर स्केल में। इसका यूनिट मान सकते हैं रिक्टर स्केल है। जैसे आप लंबाई यानी अगर लीटर में मापते हैं दूध या पानी को, तो लीटर हुआ यूनिट हो, उसी तरह रिक्टर स्केल होता है। तो जो पहला सफल, ये देखिए जो चार्ल्स, इसका नाम देखिए कैसे पड़ा। तो जो रिक्टर, एक वैज्ञानिक थे रिक्टर, चार्ल्स रिक्टर, जो 1935 में थे, उन्होंने ही सर्वप्रथम पहला कोशिश किया था सफल। तो इसलिए इसी के नाम पर नाम रख दिया गया रिक्टर स्केल ना। तो रिक्टर स्केल क्या चीज़ होता है, तो इसको भी बता देते हैं। तो देखिए रिक्टर स्केल 1 से 10 तक पैमाने होते हैं, ऐसे मान लीजिए बना हुआ, तो इस पर 1 से 10 तक पैमाने होते हैं, नंबर। अब देखिए इसका मतलब समझिए, अब हर एक अगला वाला जो दिखाएगा, मतलब हर एक अगला पॉइंट ना पिछले वाले पॉइंट से 10 गुना ज़्यादा प्रभावकारी होगा, यानी इफेक्टिव होगा, यानी 10 गुना ज़्यादा खतरनाक होगा। और यह 1 से 10 तक होता है। और रियरेस्ट जो भूकंप आता है वह 10 रिक्टर स्केल का होता है, यह रियरेस्ट आता है। कभी भी क्वेश्चन पूछ देता है कि रियरेस्ट या दुर्लभ भूकंप आने की जो रिक्टर स्केल पर मापन क्या होता है, तो वह 10 है, क्योंकि यह अमूमन बहुत ही रेयर केस में आता है, इसलिए इसको रियरेस्ट बोलते हैं। रियरेस्ट यानी बहुत दुर्लभ है। अब तो इस पर जो रिक्टर स्केल यानी भूकंप का जो यूनिट या जिस पर हम नापते हैं उसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। एक देखिए मार्केली स्केल भी होता है, ये एक मार्केली वैज्ञानिक का नाम था, जो ये वैज्ञानिक थे मार्केली, ये इटली के वैज्ञानिक थे। तो इसमें देखिए आघात की तीव्रता या गहनता के आधार पर हम इसमें देखिए आघात की तीव्रता या गहनता के आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा सोचते हैं, उसके बाद बताते हैं कि जैसे मान लीजिए आज भूकंप आया ना, तो ज़्यादा अगर विनाशकारी हुआ तो उसको हम बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि 1 से 12 तक इसको मतलब डिवाइड किया गया। तो जैसे मान लीजिए कि भूकंप हल्का फुल्का है तो उसको हम कम यानी कि 1 या 2 का नाम दे देंगे। अगर ज़्यादा विध्वंसकारी भूकंप आएगा तो उसको हम 12, 10, 11, 12, तो इस आधार पर ये जो मार्केली स्केल है इस आधार पर किया जाता है। यानी कि इसमें देखा जाता है कि कितनी क्षति हुई, उसके आधार पर उसको नंबर से डिनोट किया जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा आघात पहुंचाया तो उसको हम ज़्यादा नंबर देंगे, यानी 10 11। अगर बहुत कम है मामूली सा तो उसको 1 2 कर देंगे। तो टोटल इसमें 1 से 12 तक भागों में बांटा गया। जो भूकंप है उसको 1 से 12 तक के भागों में वर्गीकरण किया गया। तो अब दूसरी बात करते हैं सिस्मोग्राफ क्या। तो सिस्मोग्राफ देखिए भूकंप को मापने का एक यंत्र है जिसमें हम सिस्मिक तरंगों को मापते हैं। सिस्मिक तरंगे देखिए ये कैसे होता है इसको बता देते हैं। जो इसको आप समझ गए, इसको मिटा देते हैं। देखिए जो सिस्मोग्राफ होता है ना, तो ये देखिए कैसा होता है। तो ये ऐसे लोहे की रॉड बनी होती है, फिर यहाँ पर एक सिलेंडर टाइप होता है, इस पर पेपर लगे होते हैं, फिर यह इससे जुड़ा रहता है, ये ऐसे। अब नीचे ऐसे लगा रहता है। अब ये देखिए क्या करता है, रोटेट करता रहता है। यह जो सिलेंडर लगा है बीच में, यह रोटेट करता रहता है। ये देखिए ऐसे मूव करता रहता है। ये देखिए ऐसे ऐसे मूव करता रहता है ना। तो अब देखिए यह जो हमारी अर्थ है वह इस साइड और इस साइड, ये अर्थ सरफेस है, ये हमारी अर्थ सरफेस है, यह सिस्मोग्राफ। तो इसमें देखिए ऐसे पेज लगा रहता है, ये आगे से निकलता रहता है। अब इस पर एक लटकी रहती है ऐसे, एक मास रहता है ऐसे, एक पिंड रहता है उसमें ऐसे लटका रहता है, और इसी में पेंसिल लगा दिया जाता है। ऐसे ऐसे पेंसिल लगी रहती है। तो देखिए जब भूकंप आता है तो यह क्या करता है, आगे पीछे ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी मूव करता है। मान लेते हैं ये हमारा सिलेंडर हुआ, देखिए ये ऐसे रोटेट भी कर रहा है, ये ऐसे रोटेट भी कर रहा है। अगर भूकंप आएगा तो ऐसे ऐसे हिलने लगेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। तो ये जो पेंसिल होती है इस पर ऐसे ऐसे करके खींचते रहती है, ऐसे ऐसे, तो खींचते रहते हैं। फिर उसी को हम दिखा देते हैं। इसी में लगा रहता है, जो रिक्टर स्केल रहता है इसी में लगा रहता है, ऐसे मान लेते हैं। फिर यह नंबर को हम देख लेते हैं कितना ज़्यादा, अगर ज़्यादा भूकंप आएगा तो यह ज़्यादा हिलेगा, तो हमारा जो ये जो दिखेगा ये ऐसे ऐसे दिखेगा, यानी कि बहुत विध्वंसकारी भूकंप आया। तो ये इसी तरह होता है, जो सिस्मोग्राफ होता है इसी तरह होता है। इसको आप समझ गए होंगे कैसे यह वर्क करता है। बहुत छोटा सा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं। और अब बात करते हैं भूकंप के कारण क्या क्या है। तो भूकंप के कारण देखिए जो प्लेट टेक्टोनिक होता है, प्लेट टेक्टोनिक का मतलब हुआ, देखिए टोटल 7 बड़ी बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं। जब हम पृथ्वी अभी आगे उस पर डिस्कस करेंगे तो देखिए जो प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है कि प्लेटें एक दूसरे से जुड़ी होती ना। टोटल 7 प्लेटें, बड़ी 7 प्लेटें पाई जाती हैं। उसके अलावा और भी छोटी छोटी ढेर सारी प्लेटें पाई जाती हैं। इसके बाद इसमें देखिए क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक में जो प्लेटें होती हैं जब आपस में टकराती हैं तब एनर्जी निकलता है, एनर्जी रिलीज करता है, इससे भूकंप आते हैं। उसके बाद दूसरा कारण है ज्वालामुखी उद्गार, यानी कि जब ज्वालामुखी अचानक से निकलता है, मैग्मा बाहर आता है, तो फिर जैसे बाहर आता है तो जो आसपास का जो जोन होता है ना वो हिलने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। तो दूसरा जो रीजन होगा वह होगा हमारा ज्वालामुखी उद्गार। तीसरा रीजन हुआ वलन या भ्रंश। देखिए कभी कभी क्या होता है, चट्टाने हैं ना, चट्टाने अचानक से वलन के कारण टूट जाती हैं। तो जैसे ही टूटती हैं तो वाइब्रेट होने लगता है, यानी भूकंप तब आ जाता है। वलन भ्रंश यानी फॉल्ट। और मानवीय कारण देखिए क्या, कभी कभी जब चट्टानों को हम लोग तोड़ते हैं, चट्टानों को जब तोड़ते हैं तो क्या करते हैं कि विस्फोट का यूज़ करते हैं ना। कभी कभी खादानें क्या होती हैं, जो खादान होती है उसमें विस्फोट करते हैं, तो वह अचानक से जो ऊपर वाला रहता है वो अचानक से गिर जाता है, तो भूकंप आते हैं। मतलब भूकंप क्या, पृथ्वी पूरा हिल जाती है, मतलब पूरा नहीं, उस एरिया में ना। तो तीसरा चौथा जो रीजन वो मानवीय कारण, क्योंकि जब हम चट्टानों को तोड़ते हैं तो उसमें छोटे छोटे बमों का यूज करते हैं ना, तो उससे भी भूकंप आने के कारण होते हैं। अब देखिए जो पूरा भूकंप है, भूकंप जो जोन है उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया था पहले। तो जोन 1 को हटा दिया गया। जोन 1 यानी एकदम भूकंप, जोन 1 इसलिए कि उसमें भूकंप नाम मात्र, यानी एकदम भूकंप नहीं आया, तो उसको हटा दिया गया। फिर जोन 2 दिख रहा है आपको, जो कि ग्रीन कलर से दिख रहा है, तो ये रीजन इसमें दिख रहा है पूरा, ये इंडिया का मैप इसमें पूरा दिखा दिए। तो जोन 2 या 6 से कम, जहाँ पर भूकंप जो 6, ये रिक्टर स्केल की बात करें, जो जहाँ पर 6 या 6 से कम आएगा, यानी कि 6 और 6 से कम आए तो उसको हम क्या बोलेंगे,
जोन सेकंड में, जिसमें आपको यह रीजन दिख रहा है पूरा, ये रीजन यहाँ यह पूरा दिख रहा है मिडिल वाला पार्ट, जिसमें आपका एमपी भी आ रहा है, फिर इधर तेलंगाना आ जाएगा, फिर कुछ एरिया इधर आपका आधा बंगाल, सॉरी बंगाल नहीं, ये रहा आपका बेंगलोर थोड़ा सा पार्ट, फिर इधर आपका तमिलनाडु भी आ जा रहा है, और इधर आपका यह पड़ जा रहा है पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा रीजन आ जाएगा, फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ आ जाएगा, झारखंड का रीजन आ रहा है, इधर आपको मिल जाएगा यह एमपी का कुछ रीजन आ रहा है, कुछ गुजरात का भी रीजन आ रहा है इसमें, सॉरी यह राजस्थान है, तो यह कुछ राजस्थान का रीजन आ रहा है, फिर इसके बाद इधर पंजाब का भी रीजन आ जा रहा है। तो यह पूरा जो जोन सेकंड में यह पूरा है, जोन थर्ड में यह जो पूरा बचा खुचा है यह है पूरा जोन थर्ड, यानी यह 7, इसमें 7 जो रिक्टर स्केल होता है उस पर 7 के जो भूकंप आते हैं उसको यह जितना बचा खुचा है जोन थर्ड में आएगा। जोन फोर्थ में देखिए जो ऊपर का पार्ट यानी कि जो नॉर्थ इंडिया उसमें आते हैं, यानी जो हिमालयी भाग है यानी कि जो हिमालय के आसपास का रीजन है उसमें आते हैं जोन फोर्थ, यानी कि इसमें जो भूकंप आएगा या 8, इसका जो रिक्टर स्केल पर मापन होगा वह 8 आएगा। तो यह पूरा रीजन यह जो दिख रहा है आपको, यानी सिक्किम को लेते हुए या थोड़ा सा पश्चिम बंगाल का भी आएगा यह पूरा, और यहाँ पर थोड़ा सा गुजरात और राजस्थान दोनों को मिलाकर यहाँ पर, और थोड़ा सा यह महाराष्ट्र का जो रीजन है वहाँ पर मुंबई के थोड़ा सा दक्षिण साइड, तो यह रीजन है जोन फोर्थ में आता है। जोन फोर्थ का मतलब हुआ कि इसमें जो भूकंप आएगा वह 8 के करीब आएगा, मतलब रिक्टर स्केल पर इसका मापन 8 होगा। जोन फिफ्थ की बात करें तो यह जो आपको दिख रहा है यानी हिमालय जो आया पूरा, आपको पता है हिमालय यही है ऐसे, तो यह जो ईस्ट पार्ट इधर का ईस्ट वाला पार्ट है ना, जिसमें आपको पूरा रीजन हो जाएगा जोन 8 जोन 5 में है, और यहाँ पर आपको उत्तराखंड हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपको कश्मीर हो जाएगा, हरियाणा का कुछ रीजन है, फिर कश्मीर है, कश्मीर या जम्मू कश्मीर दोनों मिलाकर इधर जम्मू है, जम्मू कश्मीर, और इधर आपको मिल जाएगा यह गुजरात वाला रीजन, गुजरात वाला रीजन आपका जोन फिफ्थ में आएगा। इसका जो रिक्टर स्केल पर 9 मापन होता है, इसका 8 हो गया, इसका 7 हो गया, तो ये आप समझ गए। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, और देखिए जो प्रत्येक वर्ष जो भूकंप आते हैं ना, प्रत्येक वर्ष जो भूकंप आते हैं लगभग 5,07,050 भूकंप आते हैं, तकरीबन 5,07,050 भूकंप आते हैं, लेकिन जो मनुष्यों को पता चलता है वो तकरीबन 50,000 मनुष्य उसको महसूस कर पाते हैं जो भूकंप होते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ष 5,07,050 लगभग भूकंप आते हैं, 50,000 जो मनुष्य होते हैं उसको महसूस कर पाते हैं जो भूकंप होता है। और इसके साथ बात करें अब इसमें पी वेव्स हो गया, एस वेव्स हो गया, और कुछ तो देख लेते हैं रिक्टर स्केल पर जो हमारी तरंगें होती है वो कैसे आती हैं, कैसे हम नोट करते हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे सिस्मोग्राफ क्या होता है। उसके बाद देख लीजिए इसको भी, तो यह मान लेते हमारा रिक्टर स्केल है ना, यह रिक्टर स्केल है। तो देखिए पहले तो ये तरंगें आती हैं, मान लेते हैं यहाँ से यह जो रिक्टर स्केल पर जो पहले तरंगे आती हैं उसको हम पी वेव्स बोलते हैं, ये पूरा पी वेव्स है। इसके बाद आती हैं एस वेव्स, यह इसके बाद आती हैं एस वेव्स, ये है पूरा हमारा रिक्टर स्केल। ये रिक्टर स्केल है, और पहले पी वेव्स आती हैं, इसके बाद एस वेव्स आती हैं, इसके बाद आती हैं ये धरातली तरंगे, और ये सबसे विध्वंसकारी होती हैं। धरातली तरंगे यानी कि सरफेस वेव्स। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो भूकंप होता है ना, जब इसका जो मापन होता है तो अगर 5-6 मान लेते हैं, 5-6 से अगर कम का है तो उसको बहुत मिनिमम भूकंप मानते हैं। उसके बाद जैसे 6 से 7 पहुंचता है, 6 से 7 जो हमारा भूकंप पहुंचता है तो थोड़ा सा प्रभावकारी हो जाता है। उसके बाद 7 से 8 पहुंचता है तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा हो गया, और 9 अगर पहुंचा तो बहुत ज़्यादा प्रभावकारी हो गया। अगर 9 से 10 अगर हुआ तो जो वेव्स होती है वे दिखने लगती हैं, जो वेव्स होती है अगर 9 से 10
10 अगर रिक्टर स्केल पर 10 नंबर वाला भूकंप आया तो जो वेव्स होती है वे दिखने लगेंगी। तो ये आप समझ गए, ये अति मतलब न्यूनतम वाला, एकदम ज़्यादा नहीं, न्यूनतम वाला 6 से कम, ये 7th वाला हुआ, इससे थोड़ा सा मध्यम वाला, फिर ये उच्चतर वाला, फिर ये उच्चतम वाला जो 9 पर, यानी जो जोन 5 दिख रहा है आपको, ये उच्चतम वाला है। तो आप लोग रिंग फायर जानते होंगे, रिंग फायर नाम से पृथ्वी का अग्निगोला क्या चीज़ है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो बनाते हैं पहले वर्ल्ड मैप। तो देखिए वर्ल्ड मैप बना रहे हैं, काफ़ी तेज़ी के साथ बनाएंगे, चिंता मत करिए। ये हो गया हमारा अलास्का, ये होगी हमारी हडसन की खाड़ी, ये होगी लॉरेंस की खाड़ी, ये हमारा मैक्सिको की खाड़ी, यह है ये है हमारा दक्षिणी अमेरिका, ये हो गया हमारा अफ्रीका, ये हो गया हमारा इंडिया, यहाँ से यह, इसको हम काट देते हैं, यहाँ पर बनाते हैं क्योंकि हमको रिंग ऑफ फायर दिखाना। तो इसको आप समझ सकते हैं, यहाँ से ऐसे, ये पुर्तगाल हो गया, फिर इधर से ये डेनमार्क हो गया, फिर इसके बाद बाल्टिक सागर, नॉर्वे, स्वीडन, ये पूरा होते हुए फिर इसको हम यहाँ से काट कर इधर ला दिए। तो यह हमारा ऐसे, यह बेरिंग जल संधि हो गया, ये हमारा कोरिया, फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा ये इंडोनेशिया वाला, यह हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये पापुआ न्यू गिनी हो गया हमारा, फिर यहाँ पर बोर्निया द्वीप हो गया, ये इंडोनेशिया में ही पाया जाता है, बोर्निया द्वीप है, और ये हो गया हमारा जापान, ये हो गया ओखास्टक सागर, आपको पता है ये सब चीज़ें। तो देखिए जो रिंग ऑफ फायर्स क्या चीज़ होता है, तो यहाँ पर ऐसे तो प्लेटें हैं, यहाँ पर ऐसे पूरा है मिली हुई हैं, यहाँ पर भूकंप काफ़ी मात्रा में आते रहते हैं ऐसे, और यहाँ पर ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं ढेर सारे। ये जो रीजन दिख रहा है, यहाँ पर भूकंप बहुत आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा भूकंप आता है, यहाँ पर लाइन से पूरा ज्वालामुखी है, पूरा एकदम ज्वालामुखी है, इसीलिए यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी है। तो आपको अभी पढ़ें कि ज्वालामुखी के कारण भूकंप आता है, तो इसी को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, जो कि पैसिफिक ओशियन में है। इसकी बात करिए किस ओशियन में, तो पैसिफिक ओशियन में। इसके अगर रीजन की बात करें, यह पैसिफिक ओशियन, रिंग ऑफ फायर इसी को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे ज्वालामुखी पाए जाते हैं और यहाँ पर भूकंप काफ़ी मात्रा में आते रहते हैं। ज्वालामुखी के पानी के कारण इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग यानी एक तरह से वलय हुआ, वलय ये पूरा आपको दिख जाएगा पूरा यह। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिलीपाइंस एक तो छोटा सा प्लेट है, फिलीपाइंस प्लेट, फिर यह अमेरिकन प्लेट है, आपको पता होगा, फिर यह बीच में आपका पैसिफिक प्लेट पाई जाती हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि रिंग ऑफ फायर क्या चीज़ है। तो यह जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जो देखा जाए तो इधर पश्चिमी तट और इसका पूर्वी तट, इसके बीच में पाया जाता है, यानी कि पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है, जिसमें आपको पता होगा कि जापान में बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, इसलिए देखिए जापान है यहाँ पर, तो यह भी उसी का पार्ट है, रिंग ऑफ फायर्स का पार्ट है जापान, इसलिए यहाँ पर भूकंप काफ़ी मात्रा में आते हैं। इंडोनेशिया में आते हैं, फिलीपींस में आते हैं, फिर इधर आपका कैलिफोर्निया हो जाएगा, ये सब। तो ये सब जो रीजन है, ये सब भूकंप आने के ज़्यादा चांसेज होते हैं, इसलिए रिंग ऑफ फायर बोलने का रीजन इसका यही है कि यहाँ पर ढेर सारे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो ये रहा रिंग ऑफ फायर, भी समझ गए। तो अब आगे बात करते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि भूकंप आए तो हमको करना क्या चाहिए। तो जब भूकंप आए, मान लीजिए भूकंप आ रहा है, तो आप कोई भी कोना एक देख लीजिए ना, कोना, और अपने ऊपर कोई अगर मेज या बेंच या तख्ता या कुछ हुआ, बेड हुआ, उसके नीचे आप छिप जाइए, क्योंकि देखिए भूकंप आता है ना, तो भूकंप का मतलब क्या, मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है, ये मान लेते हैं धरातल है ना, सरफेस है, तो यहाँ पर एक बिल्डिंग मान लेते हैं, एक बिल्डिंग यहाँ है, तो भूकंप आएगा तो यह क्या करेगा, या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, तो आगे पीछे जाकर एक दूसरे पर क्या करते हैं, टिक जाते हैं ऐसे ना, ऐसे टिक जाएंगे तो ये गिरते नहीं, आपस में फंस जाते हैं।
तो इसमें अगर आप बीच में होंगे तो आपके ऊपर पंखा या कुछ आपकी जो टाइल्स हो, जो छत हुआ, ईंट ऊट कुछ भी गिर सकता है। इसलिए हमको कोई कोना देखकर उसमें किसी मजबूत वस्तु के नीचे पकड़कर उसी के नीचे छिप जाना चाहिए। अगर आप खुले एरिया या गाँव में हैं ना, जहाँ पर मान लीजिए, तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो भूकंप आया थोड़ा सा घर से बाहर निकलिए, काफ़ी दूर, यानी घर से जो बिल्डिंग विल्डिंग उससे काफ़ी दूर, अगर मैदान में जा सकते हो तो वहाँ पर जाइए। अगर पेड़ ओड़ के नीचे मत खड़े रहिए, पेड़ से थोड़ा सा पीछे जाइए, दूर दूर चले जाइए, जिससे भूकंप के कारण क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं वे सिर पर ही गिर जाते हैं। तो इसलिए जब भी भूकंप आए तो आप एक काम कर सकते हैं कि पेड़ हुआ, घर हुआ, इनसे दूर रहिए। बिल्डिंग, अगर आप घर में फंसे हैं तो किसी मजबूत, किसी मेज या टेबल हुआ या आपका बेड हुआ या तख्ता हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसके नीचे आप छिप जाइए, उसको जो तेज़ी के साथ पकड़ लीजिए। ये हुआ। देखिए भूकंप के बारे में कैसे पता चलता है ना, तो देखिए आखिरकार हम भूकंप की भविष्यवाणी जो होती है कैसे करते हैं ना, जो भूकंप हुआ उसकी भविष्यवाणी करने के लिए तो देखिए इसमें आप कोई तत्कालिक भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। इसमें हम बस जो जानवर होते हैं ना उनमें हलचल होने लगता है अचानक से, क्योंकि देखिए जो भूकंप होता है ना, जो जानवर होते हैं वे 20 हर्ट्ज से भी जो अवसर्व वेव्स होती है उनको भी क्या करते हैं, सुनने में सक्षम होते हैं। इसलिए जो 20 हर्ट्ज से भी जो लो, यानी कि उससे जो कम तरंगे होते हैं उसको भी वे सुन सकते हैं, मतलब महसूस कर सकते हैं 20 हर्ट्ज। इससे जो कम तरंगे होती हैं उसको भी जो हमारे जानवर है ना, वे सब क्या करते हैं, इसको भी महसूस कर सकते हैं। तो इस जब भूकंप आता है तो इससे पहले उनको पता चल जाता है। देखिए चीन में 1975 में एक हैचांग नामक शहर था। चीन में 1975 में एक हैचांग नामक शहर था, जिसमें भूकंप आने से पहले ही ना जो बत्तखें थी, जो जानवर थे, जो चूहे ना, बिल्ली सब घर और से बिल से बाहर आ गए। जो मछलियाँ थी वे पानी से बाहर आकर छटपटाने लगी। जो बत्तख थे सब पानी से बाहर आ गए। तो इससे अचानक से इनको मतलब देखकर, इनके जो चाल चलन में अंतर देखकर ना, तो जो वहाँ के जो लोकल एरिया वाले थे वे वहाँ से हट गए, मतलब दूर चले गए। मतलब उनको एक अंदाज़ा हुआ कि लगता है भूकंप आने वाला। तो जो चीन 1975 में हैचांग, जो चीन का एक शहर है, वहाँ पर तो इससे काफ़ी जानें बच चुकी थी। उसी के जस्ट 15 से 20 मिनट बाद, यानी आधे घंटे बाद एक बहुत ज़ोरदार भूकंप आया था। इसी का उल्टा हुआ था, एक तिएसान करके शहर था, वहाँ पर भूकंप आया था और उसमें 2.5 लाख के करीब लोग मारे गए थे। चीन की बात है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो यार भूकंप पूरा, इसमें से आपको पता है कि भूकंप क्या होता है, पृथ्वी वाइब्रेट करने लगती है। वाइब्रेट क्यों करती है? भूकंप के कारण क्या, प्लेट टेक्टोनिक हुआ, ज्वालामुखी उद्गार, भ्रंश और मानवीय कारण हुआ। इसमें थोड़ा सा बता देते हैं कि कैसे, यानी क्यों। आप भ्रंश समझ गए कि भ्रंश से यह आने के रीजन क्या। देखिए नीचे हमारा ये लिक्विड है ना, ये पूरा लिक्विड है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप पानी है, पानी के ऊपर अगर आप कोई भी वस्तु रखेंगे तो उसको उसमें जब टकराएंगे, आप ऐसे मान लेते हैं पानी है, पानी में इसको आप ऐसे रख दें तो थोड़ा सा भी हलचल होगा तो ये आगे पीछे जाएगा, जरूर जाएगा। तो आपको पता है कि इसका जो कोर में, आउटर कोर में लिक्विड में तो इसके ऊपर जो भी यह लेयर होगा, लेयर यानी जो भी प्लेटें होंगी ना, जो भी इसके ऊपर जो प्लेटें होंगी क्या होंगी, इसके ऊपर तैरते हुए होंगे। तो इसके ऊपर की जो प्लेटें होती हैं वे इसको दाबे रहती हैं, मतलब इसको जोड़े रहती हैं ना। तो जब अचानक से क्या होता है, ये मान लेते हैं हमारी 2 प्लेटें हैं, एक प्लेट थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मान लेते हैं ये हमारी एक प्लेट हुई। अब आपको पता है कि जो हमारा आउटर कोर लिक्विड में पाया जाता है, उसके ऊपर ये प्लेटें तैरती हुई नजर आएंगे। तो ये ऐसे, ये प्लेटें ये आपस में जुड़ी हुई हैं। इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो इसके ऊपर एक प्लेट और अवश्य होगी ऐसे। ऐसे एक प्लेट होगी जो इसको आपस में जोड़ने का काम करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि प्लेटें आपस से दूर हटने लगते हैं। तो जैसे दूर हटेंगे तो क्या होता है कि इसमें हलचल पैदा हो जाएगा, क्योंकि जब जैसे दूर जाएंगे तो यहाँ ये नीचे आ जाएगा, तो इससे एक हलचल पैदा होगा, जिससे कि जो वेव्स निकलती हैं, तरंगे निकलती हैं ऊपर चारों साइड, तो इससे एक एनर्जी रिलीज होती है, जिससे भूकंप आने के चांसेज हो जाते हैं। तो इसको आप समझ गए होंगे कि कैसे चीज़ होता है, क्योंकि नीचे हमारा लिक्विड है, लिक्विड इसके ऊपर परत है, तो उसके ऊपर भी परत है। तो जो भूकंप आता है
ये जो प्लेटें होती हैं आपस में इधर उधर मतलब खिसकने के कारण एनर्जी रिलीज करते, इसलिए भूकंप आता है। तो आप समझ गए होंगे भूकंप क्या चीज़ है, कितने टाइप की वेव्स होती हैं, कैसे मापते हैं, क्या चीज़, जोन कैसा है, कितने जोन में बांटा गया, और शैडो जोन क्या हुआ। तो ये रहा पूरा भूकंप। अब हम बात करेंगे पृथ्वी से रिलेटेड यानी कि टेक्टोनिक के बारे में, यानी कि पृथ्वी जो हमारे महाद्वीप हैं उनका प्रसार कैसे हो रहा है, जो हमारे ओशियन है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम सुनामी के बारे में। सुनामी देखिए क्या चीज़ है सुनामी। तो सुनामी देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो भूकंप है वह महासागर में आ जाता है ना। तो जब महासागर में भूकंप आता है तो जो पानी है, मान लेते हैं ये हमारा पूरा महासागर पूरा पानी इसमें भरा पड़ा है ना, ये पूरा हमारा ओशियन है महासागर। मान लेते हैं ये पृथ्वी, इसके नीचे मान लेते हैं यहाँ पर भूकंप आ गया, यहाँ पर भूकंप आ गया, तो पानी क्या होगा, अचानक से हिलने लगेगा। आप एक ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक लोटा या एक बाल्टी पानी ले लीजिए, उसको थोड़ा सा ऐसे हिला दीजिए ना, तो वह क्या होगा कि पानी ऐसे पूरा लहरने लगता है। मतलब कि पानी, कुछ पानी जो बाल्टी या कुछ भी आपका जो बाउल हो गया, कुछ भी हो गया, तो उससे वो बाहर गिर जाएगा। तो उसी तरह जब भूकंप आता है समुद्र में, तो ये पानी होती है ना, ये जो इसके जो पानी होते हैं एनर्जी कारण एनर्जी रिलीज होता है, तो ये काफ़ी मात्रा में ऊपर होकर ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो जो पानी होता है जो आमने सामने वाले जो लैंड एरिया पर जो भी पड़ते हैं ना, सबको लपेटते हुए मतलब कि लिए देकर निकल जाते हैं, तो उसको सुनामी बोलते हैं। सुनामी तब आता है जब भूकंप हमारा महासागरों में आ जाता है, यानी महासागरों के नीचे की जो प्लेटें पाई जाती हैं उसमें आ जाता है, तब सुनामी आता है। तो आप समझ गए होंगे क्या चीज़ सुनामी था। तो इसमें पानी आता है, पानी के द्वारा ही क्षति होता है। तो यह मैक्सिमम जो तट एरिया होते हैं ना, उससे रिलेटेड जो तट एरिया होते हैं उसी पर भूकंप सुनामी आता है और क्षति होता है। इसलिए आप लोग सुनते होंगे कि सुनामी आपका आंध्र प्रदेश का रीजन हुआ, इंडोनेशिया हुआ, अंडमान निकोबार हुआ, और ले सकते हैं इधर यह पूरा जो आपका दिख रहा है एरिया, ये इसमें सुनामी आती रहती हैं। और इधर आपका पड़ जाएगा यहाँ पर अंडमान निकोबार पड़ जाएगा, फिर उधर इंडोनेशिया यहाँ पर पड़ जाता है साइड में, तो यहाँ पर सुनामी आती रहती है। तो आप समझ गए होंगे सुनामी क्या चीज़, भूकंप क्या चीज़ है। सुनामी भूकंप का ही पार्ट है, बस जो हमारा भूकंप होता है वह समुद्र में आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे शैडो जो कितने प्रकार के होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।